दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी ये बर्फी नहीं तुम्हारे प्यार की सौगात है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शहर में सब बाजार सज चुके थे। दुकानों पर बढ़ रही भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिवाली का त्योहार नजदीक था। दुकानदार भी तरह तरह के ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाने में लगे थे। अपने क्लिनिक से वापस आते समय रेवती की नजर आस पास की सजी दुकानों से होती हुई मिठाई की दुकान पर जा टिकी। हर तरह की लुभावनी मिठाइयों से सजी दुकान ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जैसे तैयार बैठी हो। वैसे भी शायद जितनी भी चॉकलेट या केक आ जाए, त्योहार पर मिठाई का अपना ही अलग मजा होता है। इसीलिए तो आज भी इन मिठाइयों का आकर्षण ज्यों का त्यों बना है। मिठाइयों को देखते हुए रेवती की नजर बेसन की बर्फी पर चली गई और दिल में एक हुक सी उठी। थोड़ी भीड़ होने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक रखी थी और रेवती अपनी यादों के गलियारों को पार करती अपने बचपन में पहुंच गई। अरे मोटी, ये देख तेरी बर्फी तो मैं ही खाऊंगा। दोनों हाथों में बर्फी के टुकड़े भर बड़ा भाई शशांक उसे छेड़ जाता। माँ देखो ना, भैया सारी बर्फी खा जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम तो कहती थी सारी बर्फी सिर्फ मेरे लिए बनी है। माँ से भाई की शिकायत करते हुए रेवती कहती, ऐसे ही सीधा रहा है तुझे तो जानती नहीं क्या उसे हर बार ऐसे ही तो करता है। माँ हंसते हुए प्यार से कहती और बर्फी का एक टुकड़ा उसके मुंह में भर देती। रेवती का परिवार बहुत खुशहाल था। पिता का अपना व्यापार था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में दादा दादी भी थे और एक बड़ा भाई था शशांक, जो कि उससे 5 वर्ष बड़ा था। रेवती की माँ कविता जी बहुत स्नेहिल महिला थी। अपने इसी व्यवहार के चलते वह हमेशा अपनी सास और दोनों ननदों की सहायती रही थी। पूरे परिवार को जैसे उन्होंने बांध रखा था। त्योहारों पर ननदों के घर उपहारों और बाजार की मिठाइयों के साथ साथ अपने हाथ की बनी 1-2 मिठाइयाँ भी वह जरूर भेजती थी। उनके हाथ की बनी बेसन की बर्फी तो सबको बहुत भाती। रेवती को भी बेसन की बर्फी बहुत अजीज थी। तभी तो शशांक भैया के साथ इसके लिए उलझ भी जाती थी। अपनी माँ से सीख ले रसोई भी और व्यवहार कुशलता भी।
दादी हमेशा कहती रेवती को अपनी पढ़ाई से फुर्सत होती तो रसोई में पकवान बनाना सीखती। कविता जी भी सदा उसे पढ़ लिख कर कुछ बन जाने के लिए ही प्रेरित करती रहती। शायद माँ की ही प्रेरणा थी कि आज वो शहर की मशहूर डेंटिस्ट बन चुकी थी। भीड़ संटी तो गाड़ी चल पड़ी और रेवती की यादों को ब्रेक लग गया। घर पहुंचकर बेटे आदिल और सास ससुर से मिलकर पूरे दिन का हाल चाल जाना। रेवती के पति सुबोध भी एक डॉक्टर थे और अभी तक घर नहीं आए थे। रात का खाना खाकर सब टीवी देखने लगे और रेवती एक कप कॉफी ले बालकनी में आ गई। यादों से ब्रेक हटा और उसका सफर फिर से शुरू हो गया। शशांक भैया ने अपने पिता का व्यापार ही संभाल लिया था, जिससे उन्हें बहुत आराम हो गया था। देखते ही देखते रेवती डेंटिस्ट बन गई और शशांक भैया की शादी हो गई। सनैया भाभी अपने नाम की तरह थी, सबसे सने रखने वाली। भाभी नौकरी करती थी और दादी दादा भी अब रहे नहीं थे। फिर रेवती की भी शादी हो गई और वो पास वाले शहर में आ गई। सब कुछ कितना बदल गया था। कल के अल्हड़ रेवती आज एक जिम्मेदार बहू, माँ और एक सफल डेंटिस्ट थी। पर अगर कुछ नहीं बदला था तो वह था उसका बर्फी प्रेम। शादी के बाद भी उसके मायके जाने पर माँ हमेशा अपने हाथों से बर्फी बनाकर रखती और हर तीज त्योहार पर भी भेजती। शशांक भैया उसे अब भी छेड़ते। मोटी लोगों को मीठा खाने से मना करती हैं कि दांत खराब हो जाएंगे और खुद सारी बर्फी पर हाथ साफ करती रहती हैं। भाई की इन बातों को याद कर रेवती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ अब कमजोर होती जा रही थी। रेवती उन्हें मना भी करती कि अब ये सब मत भिजवाया करे, पर वह हमेशा कहती मुझे अच्छा लगता है। पिछले साल अचानक एक दिन माँ उन सब को छोड़कर चली गई। पिताजी ने अपने आप को व्यापार में और उलझा लिया। बच्चे सब समझते थे पिछले साल तो कोई त्योहार नहीं मनाया गया, पर इस बार दिवाली पर रेवती का मन जैसे रो उठा हो। माँ को याद कर इन दिनों बार बार उसकी आंखें सलक जाती। कौन करेगा उसको वैसा प्यार, कौन बनाएगा अब उस रसोई में उसकी फेवरेट बर्फी। सनैया भाभी बहुत अच्छी थी, पर माँ की जगह कोई ले सका है क्या आज तक भला? और वह खुद नौकरी करती थी तो कैसे ये सब कर सकती थी? रेवती जानती थी, पर इस दिल का क्या करती जो हर वक्त माँ को याद कर उदास होता रहता था।
सुबोध भी उसकी हालत समझते थे, इसलिए इस बार बेटे के साथ जाकर तरह तरह की मिठाइयाँ ले आए। जानते थे वह बात नहीं बनेगी, पर कोशिश तो कर ही सकते थे। रेवती भी खुद को संयत रख सबकी खुशी में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रही थी। दिवाली में 4 दिन बचे थे। शाम के समय रेवती घर पर ही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोलने पर सामने भाई भाभी और बच्चे खड़े थे। उन्हें अचानक आया देख रेवती तो जैसे खुशी से उछल पड़ी। सुबोध और उसके साथ ससुर भी बाहर आ गए थे और सबने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। चाय पानी का दौर चला। तभी सनैया भाभी ने उठकर सारे तोहफे और मिठाइयाँ निकाल कर रख दी और एक डिब्बे से मिठाई का एक टुकड़ा निकाल रेवती के मुंह में डाल दिया। एक पल के लिए तो रेवती जैसे जड़ हो गई हो। वही उसकी पसंदीदा बेसन की बर्फी, वही स्वाद मुंह में जाते ही जैसे घुलकर सीधा उसके मन तक पहुंच गई हो। रेवती को लगा जैसे माँ कानों में फुस फुसा कर पूछ रही हो, मेरी लाडो कैसी बनी है, पसंद आई? और मोटी कैसी बनी है बर्फी, पसंद आई तुझे? शशांक भैया की आवाज से रेवती चौंकी। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल माँ जैसी। शब्द जैसे रेवती के गले में अटक गए हो। तभी सनैया भाभी ने उसे अपनी बाहों में भीस लिया। रेवती की आंखों में आंसू उतर गए। भाभी का सने अंदर तक भिगो गया था उसे। कैसे उन्होंने उसकी पसंद का मान रखा और जाने कैसे अपनी व्यस्त दिनचर्या से बर्फी बनाई। ऐसा लगा जैसे माँ कहीं नहीं गई, वह तो जैसे भाभी में ही समा गई थी। भाभी, ये बर्फी नहीं, तुम्हारे प्यार की सौगात है मेरे लिए। कहते हुए वह फिर से भाभी के गले लग गई थी। ये सिर्फ मेरी एक कोशिश है, जानती हूँ माँ तो नहीं बन सकती, पर उन जैसी बनने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। भाभी के शब्दों ने एक बार फिर से रेवती के मन की तारों को छेड़ दिया था। कुछ देर बाद सब हंसते खिलखिलाते खाना खा रहे थे और शशांक भैया फिर से बेसन की बर्फी हाथों में लिए उसे सिड़ा रहे थे। और रेवती आज माँ की जगह भाभी से उनकी शिकायत करती नजर आ रही थी। बेसन की बर्फी ने रिश्तों के बंधन को और मजबूत कर दिया था। रेवती को लगा जैसे माँ भी वहीं खड़ी उन सब को देखकर मुस्कुरा रही हो। फिर ये दोस्तों, एक बेटी मायके से आए उपहारों में छिपे प्यार की कीमत जानती हैं। वह जानती हैं कि कैसे इन उपहारों और मिठाइयों के पीछे
उनके माता पिता और भाई भाभी का असीम प्यार और दुआएं छिपी होती हैं।